बिहार की कुछ अच्छी चुनिंदा अच्छी चीज़ों की अगर बात करें तो उसमें मधुबनी की मिथिला पेंटिंग्स शायद सबसे टॉप पर आएंगी। और इस वक्त हम मधुबनी के उस जितवारपुर गांव में खड़े हैं जो इस मधुबनी और मिथिला पेंटिंग्स का गढ़ माना जाता है। चुनाव है तो चुनाव पर ये जितवारपुर गांव क्या सोचता है, इसके लिए हम आपको एक पोस्टर दिखाते हैं। ये पोस्टर देखिए, लिखा हुआ है जितवारपुर शिल्प ग्राम नहीं तो वोट नहीं। सभी राजनीतिक दलों का आना वर्जित है, वोट बहिष्कार करता समस्त कलाकार एवं ग्रामवासी। जितवारपुर, तो जितवारपुर को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? एक ऐसा गांव जो इस कला, इस मिथिला पेंटिंग्स की कला का गढ़ माना जाता है, वो इस फैसले तक कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए हम इस गांव पहुंच चुके हैं। गांव के लोगों से मिलेंगे, मिथिला पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, क्या उसका इतिहास है और उनके मुद्दे समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्यों ये नौबत आई। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार झा। अमित जी, ये पोस्टर मैंने पढ़ा, जितवारपुर शिल्पग्राम नहीं तो वोट नहीं, इसकी नौबत क्यों? वोट नहीं देने का फैसला क्यों किया आप? ये चारों तरफ हम लोग जब प्रयास करने के बाद कहीं से कुछ नहीं नज़र आया, उसके बाद जो है सो ये नौबत आया है। जैसे कि ये लगभग 2017-18 में जैसे क्राफ्ट विलेज का घोषणा किया गया था। इसका योजना था 10 करोड़ रुपया विकास के लिए आना था और बहुत ही सारा इस पे बुनियाद कला, एक आम नागरिक का बुनियादी सुविधा से लेकर के कलाकार का बुनियाद जो भी सुविधा था वो बनना था यहाँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। बाद में जो है सो हम लोग जो है सो यहाँ मधुबनी स्थानीय विधायक से लेकर के, सांसद से लेकर के, डीएम साहब से लेकर के मतलब प्रधानमंत्री तक को जो है सो पत्र लिखा 3-4 महीना पहले। इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो हम लोग जैसे बाध्य होकर के विधानसभा चुनाव बहिष्कार करेंगे। लेकिन कहीं से कोई आश्वासन तक नहीं आया जो नहीं इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो बाध्य होकर के हम लोगों को बैनर लगाना पड़ा है। ये योजना आ जाती है 2017 में, बोला जाता है, घोषणा की जाती है कि इस गांव को शिल्पग्राम बनाया जाएगा। पैसा भी जारी होने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पर पैसा नहीं पहुंचता है। चुनाव आ जाता है, चुनाव में गांव वाले कहते हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, और उसके बाद भी कोई प्रतिनिधि नहीं आता जो इनको मनाए समझाए, पोस्टर बन जाता है। सबसे पहले आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे आप बताइए, आप मिथिला पेंटिंग्स का थोड़ा इतिहास बताइए, है ना, कैसे कहाँ से शुरू हुआ, और ये भवन जो आप मुझे दिखा रहे थे इसके बारे में बताइए। इसका इतिहास है जो 1962 में जो आपातकाल आया था मिथिलांचल में, उसी आपातकाल टाइम में जो है सो मतलब एक भास्कर कुलकर्णी थे, जर्मनी की लेडीज़, वो जो है सो हमारे गांव से जाते नेपाल जाने की प्रयास कर रही थी घूमने के लिए, साइकिल से वो भी आई थी घूमने के लिए उस टाइम। तो हमारे मिथिलांचल में शादी विवाह जनेऊ जो होता है उस टाइम दीवार में, मिट्टी के दीवार पे ये पेंटिंग बनाया जाता था, जो कल्चर है हम लोगों का। तो वही दीवार पे जो पेंटिंग देखी तो उनको अच्छा लगा, जो ये जो दीवार पे बना हुआ है, अगर इसको को हम पेपर पे उकेरेंगे, उकरवा करके अगर मार्केट में बेचना चाहेंगे तो बिक सकता है कि नहीं। तो पहले तो ये नॉर्मल सादा पेपर पे जो है सो बनवाई, मार्केट ले जा करके देखी, लेकिन उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद उन्होंने सोचा जो इसको जो है सो अब अच्छे से अच्छे पेपर पे जो है बनवा करके मार्केटिंग करके देखें। उसके बाद जो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, तो फिर वो लेडीज़ ने सोचा जो हम जो है सो इस गांव में अब कुछ करना चाहते हैं, उसको पहले ठहरने के लिए व्यवस्था होना चाहिए था। तो उसी टाइम ये ज़मीन जो है, जिसका नाम है भास्कर कुलकर्णी हस्तकला आश्रम, ये 13 कट्ठा 13.5 कट्ठा ज़मीन उन्होंने खरीदा एक आम आदमी से। उसके बाद ये भवन जो आप देख रहे हैं, ये भवन बनवाई थी। ये भवन उन जर्मनी की महिला ने बनाया? हाँ। तो उसके बाद 1991 में जो है सो ये भवन का एक बार जीर्णोद्धार किया गया था। 1962 में बना, उसके बाद जर्जर हो गया था हालत 1991 में बीस जयशंकर जो है सो यहाँ का कमिश्नर थे, उनको कुछ ग्रामीणों द्वारा जो सो ध्यान आकर्षित किया गया, जो इस भवन को जर्जर हो गया, इसको जीर्णोद्धार करवाइए, तो करवाया गया। 1991 के बाद आप देख रहे हैं ये फिर जर्जर हो गया हालत इसका, कहीं कोई देखने वाला नहीं है जो आकर के देखे। जबकि अब मधुबनी पेंटिंग आप देख रहे हैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री जो है इसका अथी प्रचार करते हैं, नहीं ये ऐसे है वैसे है। इस गांव का बुनियादी हालत एकदम ख़राब हो चुका है। ये आप बता रहे हैं 1991 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। हाँ। उसके बाद से इसमें अभी क्या होता है यहाँ पर? अभी कुछ नहीं होता, ये बिहार सरकार के अधीन में ले गया है, लेकर के चला गया है। अभी हमारे एक जन यात्रा जो नीतीश कुमार का निकला था, खाते में निकला 2002 में लगता है आया था नीतीश कुमार हमारे गांव घूमने के लिए। उस टाइम जो है सो इस भवन के लिए जो है सो रखा गया था, यहाँ एक म्यूजियम बनाया जाए, जो विदेशी पर्यटक जो घूमने के लिए आता है सभी कलाकार से सामान लेकर के एक जगह यहाँ पे रखा जाए और बने।
लेकिन ये जब भवन तो बन गया, लेकिन म्यूजियम का कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया। बाद में जा कर के अंदर चलते हैं। जीविका को दे दिया गया। अच्छा, यहाँ होना था क्या कि म्यूजियम बनना था? म्यूजियम बनाना था, लोगों का क्राफ्ट जो है बनाते थे जैसे गांव में, तो उनका सेल होता यहाँ पे, एक एग्जीबिशन पॉइंट टाइप का यहाँ बनना था, जो कि नहीं बना और जीविका को अंत में दे दिया गया। जीविका आप फिलहाल रहती हैं यहाँ हाँ, पर? जीविका जो ऊपर आप बता रहे हैं वो फर्स्ट CFC फ्लोर बिल्डिंग था ऊपर वाला, वो ऊपर का जो बिल्डिंग था वो CFC बिल्डिंग था, ज़मीन के लिए बनता, ज़मीन पे। लेकिन यहाँ पे कोई जानकारी जब पब्लिक से या जनता से नहीं लेके ऊपर में बना दिया। जैसे यहाँ का विकलांग आर्टिस्ट है, नेशनल अवार्ड या स्टेट अवार्ड या एजेंट जो हो गई, वो कैसे जाएगी ऊपर? ना लिफ्ट दिया है, ना कुछ दिया, ना अभी 4 साल हो गया बिल्डिंग का, ना अभी लाइट है इसमें, ना पंखा है। नींव भी मजबूत नहीं, थर्ड फ्लोर पे बना दिया गया। पूरा कचरा में रखता है। बनाने के बावजूद भी इसके मेंटेनेंस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और रहा सवाल मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग का, तो ये बहुत ही पुराना आर्ट है। ये मिथिला का पहचान है। जैसे मिथिला में पान, मखान, मछली और मधुबनी पेंटिंग, यहाँ का प्रमुख जो है वो माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, माननीय प्रधानमंत्री भी तारीफ़ कर चुके हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। और इसके मास्क का जो है बहुत चर्चा हुआ है पूरी दुनिया में और ऑल ओवर कंट्री में। जितवारपुर एक ऐसा गांव है जो अंतर्राष्ट्रीय गांव है, जहां 3 पद्मश्री है, 200 से ऊपर राजकीय पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, उसके बाद फिर नेशनल अवार्डी भी हैं उसी के रेंज में। इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई भी जनप्रतिनिधि, जनसेवक या कोई भी बड़े से बड़े नेता आके सभी लॉलीपॉप थमा देते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात, पूरे ज़िला का उत्कृष्ट मध्य विद्यालय हमारे गांव में है, आप उसका देख सकते हैं, उत्कृष्ट मध्य विद्यालय जितवारपुर। उत्कृष्ट कैसे लगता है और उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है ये हम बताएंगे नहीं, सभी जानते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जब ये इंटरनेशनल विलेज है, पूरी दुनिया में एकलौता गांव है जितवारपुर, जहां 3 पद्मश्री है। पद्मश्री अवार्ड कोई छोटा अवार्ड नहीं होता है ना। तो सर इस पे सबको ध्यान देना चाहिए। और रहा सवाल गांव के विकास का, तो गांव के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया आया था, कहाँ चला गया कोई था पता नहीं है। मिथिला हाट जितवारपुर में बनना था, वो अभी झंझारपुर अररिया संग्राम में लेके चले गए। कौन जाएगा रोड रेगुलर यहाँ से? झंझारपुर का कितना किलोमीटर है आप जानते हैं? यहाँ से 40 किलोमीटर के रेंज में मान के चलिए, ठीक है, वहाँ तक पहुँचते। फिर दूसरी बात कि जितना गांव का मतलब सौंदर्यीकरण किया गया और ना ही कुछ हुआ। उसके बाद यूनिवर्सिटी, मधुबनी पेंटिंग का जो यूनिवर्सिटी जितवारपुर में बनना था, वो जितवारपुर में नहीं बना। घोषणा कब हुई थी? ये घोषणा कितने ईस्वी में हुआ था? 2017 में। तो ये जितवारपुर में नहीं बन के उसको ले गया सौराठ सभागाछी। जानते होंगे सौराठ कहाँ पे है। तो सर ये इस तरह से क्यों हो रहा है? हम लोग कहाँ जाएंगे भटकने के लिए? आप तारीफ़ कर देते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि आप हमारा तारीफ़ कर दिए तो हम मतलब कि खुश हो गए इससे। तो ये इसका मतलब यही ना हुआ कि आप हमको लॉलीपॉप थमा दिए, हम खुश हो गए। नहीं, काम चाहिए हमको तारीफ़ नहीं चाहिए सर। इस बार हम सभी ना लॉलीपॉप थमाएंगे, किसी को हम सब वोट में, इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, क्योंकि मेरा गांव का विकास नहीं हुआ तो हम सब कैसे विकास करेंगे? पर वोट नहीं देने से क्या होगा? क्या इससे कोई हल निकलेगा? ही नहीं, नोटा दबाएंगे। अगर वोट करना पड़े तो नोटा दबाएंगे। जो मतलब लगेगा जो विरोध कर रहा है, एक हम ये तो चलेगा जो यहाँ से अगर 1200 वोट गिरा तो 1200 नोटा गिर गया। और सबसे दुर्भाग्य की ये बात है सर, जो जितवारपुर से सटा हुआ जो ऐसे 3 गांव 4 गांव ये है जो कि मतलब मधुबनी पेंटिंग का गढ़ माना जाता है, जैसे रांटी, रसीदपुर, अंदर भी पेंटिंग है, वो भी देखते हैं। उस सब में जो है सो कहीं कुछ, मगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए अगर ये काम हो जाता मिथिला हाट के लिए, अर्बन हाट जो बना है वो बनता तो अच्छा था। वो तो बना नहीं, जो कि 50 करोड़ का योजना था। वो 50 करोड़ के योजना पे वो काम हो गया। यहाँ 10 करोड़ के अगर योजना से वो काम हो गया रहता तो ये इतना बड़ा जो लॉकडाउन हुआ उसमें कलाकार को थोड़ा फ़ायदा होता, वो भी नहीं हुआ। इस सब के कारण जो है सो हमारे माननीय सांसद, विधायक वो हैं जो उनका उदासीनता के कारण जो नहीं देख पाए। जो एक वो भी नेता है संजय झा, जो अपने गांव पर्सनली अपने गांव ले जा करके बनवा लिए। लेकिन अगर यहाँ के कलाकार को सोचते, जो मिथिलांचल में मधुबनी में डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए जितवारपुर है, रांटी है, रसीदपुर है, यहाँ काम होता तो इन लोगों को फ़ायदा होता, वो नहीं सोचे। लगा हुआ है 4 साल से रेट लगा हुआ है, लेकिन बिजली चालू ये नहीं किया। लाइट
आती नहीं है। न कभी नहीं आती है, ना पंखा लगाया ना कुछ, देखिए ना कनेक्शन भी ऐसे ही है। और ये बिल्डिंग बने कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गया, 4 साल से 5 साल हो गया। हाँ, कलाकार से थोड़ा पे यहाँ पे महिला कलाकार हैं, उनसे बात करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? सोनी देवी। ये जीविका योजना के तहत आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी साड़ी पेंटिंग हो रही है। हाँ जी, अच्छा, इसी गांव की हैं आप रहने वाले? इसी गांव की। ये जीविका के तहत क्या मिला आपको, क्या होता है इसमें? जीविका में ऐसे जुड़ी हुई हूँ, कुछ लाभ नहीं है। क्या मतलब आपको क्या हुआ, आप क्यों आती हैं यहाँ पे? लाभ नहीं है तो क्या है? आती है इसीलिए, जो घर में बैठी नहीं ना अच्छा लगती, तो अपना पैसा जमा करके जीविका में जुड़ करके यहाँ पर आती हूँ। तो अपना काम कर रही हूँ, अपना पैसा लगा करके इसमें रखी हूँ। जो सरकार बोली जो लाभ मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं। आप जीविका के तहत यहाँ आती हैं, जीविका में होता क्या है? आप महिलाओं के लिए, जितवारपुर की महिलाओं के लिए जो मिथिला पेंटिंग करती हैं, वहाँ आप लोगों के लिए जीविका के तहत क्या हुआ? आपको क्या लाभ मिला, क्या फ़ायदा हुआ, क्या कहा गया था? बोला गया था जो जीविका से आपको पहले जुड़िएगा तो इसमें ऐसे 10 रुपया जुड़ के महीना में हफ्ता में होगा, इसके बाद महीना में, इसके बाद आपको कलाकारी में जुड़ना पड़ेगा, इसके बाद आपको सरकार लोन मिलेगा, आपको लोन देगा। लेकिन लोन आपको यहाँ पर मिला नहीं, जो छूट होगा वो छूट नहीं हुआ। यहाँ पर कोनो लाभ नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है ऊपरे से ऊपरे भाग जा रहा है। यहाँ पर रोड नहीं है, घर नहीं है, कल नहीं है। कलाकार के लिए जो कलाकार ही काम कर रहा है, जो ही काम करके खा रहा है, उसको लिए परिवार को क्या होगा? उसको लिए सरकार को देखना चाहिए ना। बार बार इलेक्शन होगा तो आएगा, सब कुछ लिख करके ले जाएगा, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है यहाँ पर। इसके लिए तो कोनो लाभ चाहिए ना। जीविका के तहत जो आपको कहा गया था, कितना पैसे मतलब आपको कितना कमा लेंगे, कितना बताया गया? इसमें बोला था कि जो लोन भेटेगा आपको सबको, ये जो नहीं मिला, मुद्रा लोन जो बोला था कलाकार को मिलेगा, नहीं मिला किसी को नहीं। वापस कर दिया बैंक वाले। सरकार बोला जो मिलेगा, लेकिन गया तो बैंक में वापस कर दिया। गई थे आप लोग? गए थे। कितनी महिलाएं हैं आपकी तरह? यहाँ पर 42 महिला हैं। हाँ, 42 महिलाएं आप लोग गई बैंक के पास लोन के लिए, क्या हुआ फिर? बोला नहीं मिलेगा आपको लोन। कितना लोन चाहिए था? इसमें 50,000 रुपया। हाँ, 50,000 रुपये लोन मिल जाती तो फिर क्या करते हैं उसका आप लोग, कैसे करते हैं? उसका क्या करते तो उसका रंग लाते, पेंट लाते, कपड़ा लाते, साड़ी लाते, उसको लिखते, कहीं पर कस्टमर आते तो उसको बेचते, उसको बेच करके वो सधाते। हाँ, जीविका से मेला मिलता तो मेला में जाते। नीतीश कुमार तो जीविका को लेकर बड़ा चर्चा करते हैं, कहते हैं महिलाओं के लिए काफ़ी किया मैं जीविका के तहत। उस पर क्या कहेंगे? जीविका के लिए बहुत चर्चा किए, लेकिन मदद नहीं किए। जीविका को तो चर्चा बहुत किए, तो बहुत उत्साह किए जो जीविका में जुड़ा दिया आदमी को, लेकिन इसको किया कहाँ कुछ? करते तब तो। नरेंद्र मोदी भी आपकी मिथिला पेंटिंग्स के बड़े फैन है, अभी मास्क को लेकर उन्होंने बोला। बहुत सबसे फैन है जितवारपुर, और सबसे नरक सरकार बना दिया जितवारपुर को, जो एक रोड भी अच्छा नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? रोड होना चाहिए, घर होना चाहिए, आदमी भूख मर रहे उसको खाना चाहिए। तो ये लाभ के जो 500 रुपया राशन जो अभी दिए हैं मोदी, इसके अलावा अखन कोई नेता कोई अति नहीं दिए हैं। मंत्री क्या होना चाहिए आपके? होना चाहिए, जो मदद होना चाहिए, रोड देना चाहिए, घर देना चाहिए, गरीब को जो नहीं है खाने का उसको देना चाहिए। और क्या ना होना चाहिए? वही होना चाहिए। जो परिवार मिथिला पेंटिंग से गुजारा कर रही है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है जो दूसरा काम कर सकती है, तो वो क्या करेगी? तो मरेगी। जितवारपुर में हम इस वक्त आ गए हैं सीता देवी जी के घर, जिनको मिथिला पेंटिंग्स का जनक, शुरुआत करने वाला माना जाता है। और उनके घर पर हमें ये पुरस्कार लगे हुए हैं। उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, बिहार रत्न पुरस्कार मिला है। उनके पोते हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? विमलेश झा। विमलेश जी, थोड़ा मुझे बताइए इन पुरस्कारों के बारे में। शॉर्ट में दे दीजिए। ये तो मेरी दादी हो गई पद्मश्री सीता देवी। ये पद्मश्री 1981 में मिला था। ये राष्ट्रीय पुरस्कार 1975 में मिला था, और ये स्टेट अवार्ड मिला था 64-65 में, और ये बिहार रत्न मिला हुआ है 1984 में, 1984 में बिहार रत्न मिला। और मरणों उपरांत गुरु शिल्प की उपाधि मिली। 2005 में हमारी दादी का देहांत हो गया था, तो उसके उपरांत गुरु शिल्प की उपाधि मिली। और ये चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हुए हैं, नीतीश कुमार, 2012 में हमारे रूम में। 2012 में नीतीश कुमार आए थे, क्या बोल के गए, क्या बात हुई थी? यहाँ एक मिथिला यूनिवर्सिटी दी है मधुबनी पेंटिंग का।
मिथिला चित्रकला संस्था, जो हमारे घर से आपका 7-8 किलोमीटर दूर है, सौराठ कहलाता है। तो वहाँ एक मिथिला उसी बार घोषणा किए 2012 में 12 में, अभी बन रहा है, काम प्रोसेस में है। और वो मिथिला यूनिवर्सिटी में मिथिला चित्रकला संस्था का, क्योंकि अगर कोई डिग्री कोर्स करना चाहेगा मिथिला पेंटिंग पे तो इसका कोई कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वही बिहार सरकार की तरफ से अभी बन रहा, प्रोसेस में काम चल रहा है जी। वैसे हम लोगों का रजिस्ट्रेशन एक बस मंत्रालय की तरफ से होता है, जो हम लोगों को आई कार्ड कलाकार को दिया जाता है कि आप कलाकार हैं, तो उसके ऊपर आपका 300-350 एग्जीबिशन ऑल ओवर इंडिया में लगता है, क्राफ्ट मेला करके। तो उसमें जिस कलाकार को सेलेक्ट करता है हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, तो वो अपना एग्जीबिशन में गए, सामान बेचे। आपका क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार झा। मिथिलेश जी, आपकी भी दादी हैं? जी 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 जी। थोड़ा मुझे बताइए उनके बारे में, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, मिथिला पेंटिंग्स के इतिहास। दादी, ये पेंटिंग तो पहले दीवार पे बनता था, अभी भी बनता है। मिथिलांचल क्षेत्र में कोई अगर शादी विवाह हुआ, मुंडन हुआ या कोई चीज़ हुआ, तो एज ए डेकोरेशन के तौर पे, साक्षी के तौर पे मिट्टी की दीवारों पे कावडंग का लेप लगा करके तब महिला लोग ये पेंटिंग करती है। ये रामायण में भी जिक्र है। यहाँ के जो राजा थे, कामेश्वर सिंह, लक्ष्मेश्वर सिंह, आज से 150-200 वर्ष पहले उन लोगों का यहाँ भी जो हुआ था लड़की का शादी या उस समय में भी ब्राइड रूम में कोवर तोवर बना था। 1962 ईस्वी से ये आया कागज़ पे, और एक वो डिजाइनर थे भास्कर कुलकर्णी, जो हैंडीक्राफ्ट में वो डिजाइनर थे, उनको रिलीफ के तौर पे कुछ पैसा मिला। उस समय में 62 में डॉट एरिया घोषित था इधर कि आप जाइए, ये पैसा ग्रुप बना करके पैसा बांट दीजिए। जब उन्होंने आया गांव के तरफ, मेरे गांव के तरफ जितवारपुर, तो देखा एक जगह जो है सो आपको उपनयन यज्ञोपवीत हो रहा है, ब्राह्मण, वहाँ हमारी दादी पेंटिंग लिख रही थी। तो देख के बहुत प्रभावित हुआ, बहुत उनको मन में खुशी हुई और कहा कि ये आर्ट तो छिपा हुआ है, यहाँ तक सीमित है, क्यों नहीं इसको इस ढंग से बनाया जाए कागज़ पे, और इसका एग्जीबिशन एक दिल्ली में लगाया जाए, एम्बेसी सबको इनवाइट किया जाए, तो ये आर्ट का क्या होता है देखते हैं। तो जितना रिलीफ का पैसा था वो मुफ्त में नहीं दे करके उसका रॉ मटेरियल हर आर्टिस्ट जो जानता था दीवार पे बनाना पेंटिंग, वो फिर उस सबसे पेंटिंग बनवाया। दादी उसमें फाउंडेड थी। दादी के अधीन में जो 10, 15, 20, 50 जो कलाकार जानते थे वो बनाया पेंटिंग, सब पेंटिंग को कलेक्शन करके उसके बाद आपको 1964 या 65 ईस्वी में उसका फर्स्ट एग्जीबिशन लगा। इंदिरा जी उद्घाटन की, हैंडीक्राफ्ट की बोर्ड चेयरमैन थी आपको पुपुल जेकर, वो भी थी। तभी से ये चलना शुरू हो गया। फिर इंदिरा जी का बहुत सहयोग है इसमें। फिर प्रगति मैदान में यहाँ से कलाकार दादी जाती थी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। हर समय में खुद इंदिरा जी दादी को पेंटिंग बनाते हुए अपने निवास स्थान पे देखी है कि किस ढंग से ये पेंटिंग बनता है। इस पेंटिंग का सबसे बड़ा खासियत क्या है, ये फो आर्ट है। आप फ्री हैंड से बनाइए, अपने मन में सोचिए, बनाना शुरू कीजिए। अगर लकीर टेढ़ा हुआ तो टेढ़ा हुआ, यही सब खासियत है। आज के डेट में अब तो इसमें मिडिल मैन सो भी हावी हो चुका है। गवर्नमेंट जो है सो इसका कोई इस पे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा है। आज डेट में कहिएगा कि मोदी जी हो या नीतीश कुमार हो या कोई हो, इसका क्या होना चाहिए, कलाकारों को किस चीज़ से संतुष्टि मिलेगी, कलाकारों को क्या चाहिए। कलाकार अपना घर में पेंटिंग बनाता है, खरीद बिक्री का उसे साधन हो। इसमें जो मिडिल मैन पैसा, अगर ये 500 का पेंटिंग है लेता है, इसको 5000 में बेचता है मिडिल मैन। दिल्ली हो, सूरजकुंड का मेला हो या दिल्ली हाट हो या बम्बई एक्सपो हो, ये कहाँ जाता है, उसके पास में जाता है। आज के डेट में इस जितवारपुर में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, यहाँ करीब 1000 के आसपास में कलाकार हैं। ऐसे महिला हैं जिसका हस्बैंड मरा हुआ है, लड़का एक है, वो झोपड़ी में रह रहा है, उसका पेंटिंग 1 नंबर का है, बनाती है वो, लेकिन उनको जाने का कहीं मौका नहीं मिलता है। उनका पेंटिंग मिडिल मैन ले करके जाके बेचता है।
गवर्नमेंट कर सकती है। दादी के समय में उद्योग विभाग जो है 1972 में आपको पेंटिंग खरीदना शुरू किया था डायरेक्ट, कि आप बनाइए, आपका जो सरकार का जो है वो हम आपसे पेंटिंग लेंगे और पैसा देंगे। कुछ दिन चला, फिर सरकार बदला, बंद हो गया। क्यों नहीं इसका परमानेंट सलूशन होना चाहिए? क्यों कलाकार यहाँ मान लीजिए उतना कलाकार आज के डेट में ये कलाकारी से खाना खा सकते हो, आप कपड़ा अच्छा पहन सकते हो। ये चाहिएगा कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं या बड़ा कोई इम्पॉसिबल अभी भी है सर, नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्रीज अभी वो कर सकता है कौन? कर सकता है कौन? तो मिडिल मैन कर सकता है, क्योंकि उससे वो अच्छे आमदनी में पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा। उसका आप महानगर में फ्लैट है उसका, वो ले लिया है इसी पेंटिंग के बदौलत। बड़े बड़े दादी के समय में नहीं था मिडिल मैन, ये बात नहीं था। उसके बाद लालू यादव आए। लालू यादव ने आपके गांव के लिए क्या किया? फिर नीतीश कुमार आए, सबके बारे में। लालू जी भी नहीं कुछ किए, नीतीश कुमार एक ही किए। आज स्टेट अवार्ड लालू के रीजन में स्टेट अवार्ड ना के बराबर मिलता था। एक को अगर मिला तो 10 साल के बाद किसी का नाम आया उसमें, वो भी होता था। तो नीतीश जी यही सब किए, साल साल भर में अवार्ड देते हैं। जो वहाँ भास्कर कुलकर्णी एक संस्था है, वहाँ क्या है, तो आपको अवार्ड लेना है, आपके पास पैरवी है, पैगाम है, आपका आर्ट पे मत जाएगा। वहाँ हर चीज़ आपको फोटोग्राफ करेगा कि आप ट्रू चीज़ बनाते हो कि नहीं बनाते हो, लेकिन देखेगा। लेकिन आपके पास में पैरवी है, पैगाम है, अगर आप पैसा देते हो तो आपको स्टेट अवार्ड दे देगा वो। ये सब चल रहा है, बहुत बहुत दुख की बात है। हमारे गांव को यही मोदी जी जो हैं वहाँ से 8 गांव के लिए घोषित किया गया कि 8 गांव ये बनेगा। हम लोग पेपर में भी दिखे, यहाँ उद्योग विभाग के सचिव भी आए सर्वे करने के लिए, डीएम साहब थे साथ में, फिर दिल्ली से पदाधिकारी लोग आए कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए यहाँ पर। हम लोग हर समस्या बताए, वो लोग भी बताए कि ऐसा ऐसा 8 गांव में बनेगा, यानी एम्बेसी को ठहरने का कोई बड़ा सा हॉल बनेगा, वहाँ कलाकार जो काम करेंगे उसके लिए मकान बनेगा, उसके बाद घर घर एक स्टॉल बनेगा जो कि आप पेंटिंग बनाते रहिए। कोई एम्बेसी आता है, मान लीजिए आप आए यहाँ एक पेंटिंग ले लिया और कहीं आप नहीं लिए, तो ये भी दुख की बात ना है। मान लीजिए वो एक ऐसा बनाएंगे कि जो कि सबके तरफ जा करके और वो खरीदेंगे पेंटिंग हैंड टू हैंड कलाकारों के साथ, लेकिन वो सब कागजी रह गया, कुछ नहीं हुआ, कहीं देखने को नहीं मिलता है। उड़ीसा में अभी भी 8 गांव है, देखिए वहाँ जा कर के उड़ीसा में विलेज जो है कितना अच्छा है। वहाँ के लोग पदाधिकारी IAS ऑफिसर सब आते हैं तो कहते हैं कि बाप रे, लगता है अच्छा। वहाँ हर जगह जाने की मौका मिले हर आदमी को जो यहाँ आते हैं। आप ही एक मान लीजिए मीडिया है, आप आए हैं, हर जगह जाने को मौका मिलेगा, वो अच्छी बात ना हुआ। यहाँ तक सीमित रहना, एक ही आदमी को पेंटिंग बिक जाना, ये सब नहीं ठीक है। बहुत उस समय में नहीं था ये सब। दादी उस समय में दादी हमारी फाउंडेड थी, दादी थी सीता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्ता, गंगा देवी, अभी फ़िलहाल बउआ देवी हैं। इसमें जो हैं सो 4 चले गए, 2 जिंदा हैं, एक बउआ देवी, एक गोदावरी दत्ता राठी। चारों का आर्ट एक अलग अलग है। चारों को जो इतनी उपाधि मिला, सबको अलग अलग में मिला, एक ही नहीं। मान लीजिए ये कलर पेंटिंग है, इसी में नहीं, सब में महारथी थी महिला। उन लोगों का हर जगह जाने का मौका मिला। कोई नहीं, गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट ऑफिस हो या DC ऑफिस हो, यहाँ दिल्ली हो बड़ा बड़ा या कलकत्ता हो, वहाँ से डायरेक्ट संपर्क रहता था। आज कलाकार यहाँ है, ऑफिस यहाँ है, यहाँ भतेरो मिडिल मैन टहल रहा है। मिडिलमैन हटे, इसके लिए कभी कुछ हुआ नहीं, कोई प्रयास नहीं किया गया? कुछ नहीं हुआ। इसके लिए कलाकार चाहेगा तो वो नहीं हट सकता है, क्योंकि कलाकार में एकता नहीं है। कलाकार एकता रखेगा अगर तो उसका पेंटिंग सेलिंग कैसे होगा? मान लीजिए हम अगर 10 कलाकार को रख लें तो 10 का तो जीवन यापन आप चलाओ, आप पेंटिंग नहीं दो मिडिल मैन को, आप अपने आप को रखो कि पेंटिंग बना के रखेगा कहाँ वो? तो आप 10 के साथ आप थोड़ा आप के पास पैसा है तो ठीक बात है, लेकिन 9 के पास नहीं है, वो इसी पे डिपेंड है, तब कैसे होगा? इसके लिए आपका गांव वोट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है?
वोट करने का यही रीज़न है। जो हमारे एमएलए हैं, विधायक हैं, जो ये लोग जाते हैं फिर आते नहीं हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ खबर। आज जितवारपुर में 100 में 75% आर्टिस्ट इसी पे अगर डिपेंड है तो देखना आपका तो फर्ज बनता है ना। ये आप जानते हैं कि हाँ इसमें 75% जो आदमी है जो इस आर्ट पे निर्भर है, उसके पास कोई लैंड नहीं है, न उसको कोई बीपीएल में नाम है, चावल गेहूँ ये सब मिलता है, उससे जीवन यापन करता है। तो आपका फ़र्ज बनता है, आप यहाँ से जीत के जाते हो तो आपको तो देखना फ़र्ज क्या आपके पास में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, क्या किया जाए। कोई नहीं आता है, इसलिए जो है सो बहिष्कार किया है। क्या होना चाहिए अगर आप जो भी सरकार आती है बिहार में, उसको क्या करना चाहिए मधुबनी के लिए और इस गांव के लिए और इस मिथिला पेंटिंग? ये इस गाँव ही के लिए नहीं, मधुबनी मिथिला पेंटिंग जो है, मिथिला पेंटिंग में जितने कलाकार हैं उनको एक पैटर्न हो। ये नहीं है मान लीजिए अगर इसमें 10,000 या 20,000 आर्टिस्ट है, सभी को एक जगह एक ही बार एग्जीबिशन भेजना इम्पॉसिबल है। एक शेड्यूल बनाया जाए कि इसको हम भेजे हैं तो इसको भेजेंगे प्रॉपरली। दूसरी बात, भारत सरकार हैंडीक्राफ्ट को चाहिए इसका कार्ड जो बना है वो ट्रू कार्ड बने, सही कार्ड बने। इसका जो आइडेंटिटी कार्ड बना है कि आप आर्टिस्ट हो, भारत वस्त्र मंत्रालय ने आपको दिया है, सो सही आर्टिस्ट को कार्ड बने कि आप आर्टिस्ट हैं। ये नहीं कि रिक्शा चालक को मिल गया, एक लेबर क्लास के आदमी को, जो कि वो एक डेयर पार्टनर नहीं जानते हैं, वो बनवाया कौन, तो वही मिडिल मैन बनवाया, एग्जीबिशन के लिए बनवाया। हम अपने पत्नी या अपने बेटे या अपने नाम पे कितना चिट्ठी लेंगे, वो इम्पॉसिबल है। तो हम आज मेरे अधीन में 10 लेबर क्लास का आदमी है, उसका भारत सरकार के तरफ से कार्ड बनवा लिए हैं, उसी पे ड्रॉप निकाल लेंगे हम, उसको 5,000 10,000 देंगे, खाने पीने के लिए देंगे, हम अपना पेंटिंग बेचेंगे। ये धंधा चल रहा है। तो कलाकारों का सर्वे अच्छे ढंग से हो, सब कलाकारों का इंटरव्यू के साथ कि आप बनाइए पेंटिंग, उसका जज हो मान लीजिए, उसके बाद उनको प्रमाणित किया जाए। ये जब होगा तब ये समस्या दूर होगा और उनको एक पेंटिंग का खरीद बिक्री का साधन मिले। और क्या चाहिए कलाकार को और कुछ नहीं चाहिए। और कलाकार एक्चुअली में जो आर्टिस्ट हैं वो किसी एग्जीबिशन के पीछे नहीं भागता है, किसी पैसे के, वो आर्ट बनाएगा कि वो जाएगा उधर काम करने के लिए, तो कितना देर काम करेगा मान लीजिए। इसके लिए तो सोचना चाहिए, इसके लिए तो होना चाहिए। नहीं होगा तो जैसे चल रहा है। आज कलाकार से पूछिए तो वही मिडिल मैन जान बचाया भी हुआ है। वही मान लीजिए एक 500 का पेंटिंग 5,000 में बेच के देता है, लेकिन 500 रुपया तो फिर देता है कलाकार को, तो उसी के बदौलत जी रहा है। गवर्नमेंट के बदौलत तो नहीं जी रहा है। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार तो कुछ नहीं कर रहे हैं, या लालू जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये समस्या है। ये कितना लागत आता है एक पेंटिंग बनाने में? इसमें सर लागत नहीं लगता। ये 50 रुपया का एक पेंटिंग है, हैंडमेड पेपर। इसका कलर जो है सो 10-20 रुपये का आता है, एक फेविक्रिल का 4-5 कलर ये हुआ, तो एवं में 100-125 के आसपास आता है। इसमें एक्चुअली में जो है सो मेहनत है बनाने में। आप 4 घंटा 5 घंटा पर डे काम कीजिए, 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़ 4 रोज़ में ये कंप्लीट होगा। और कलाकार स्वतंत्र है, जो कला जो अच्छे बनाते हैं वो स्वतंत्र है। क्योंकि हमको अभी 1 घंटा काम किए, मन हुआ छोड़ दिए, अपना टहलने लगे, फिर ऐसा हुआ, ऐसा ऑर्डर मिल गया 10 पीस बनाना है, तो फिर 8 घंटा वर्क किए, 10 घंटा वर्क किए, यही चलता है। कितना कमा पाते हैं आप लोग इस तरीके से? इसमें कितना, कम से कम 10-12 हज़ार 15,000 के आसपास अंदर में वही कमाते हैं। महीने में वही कमाते हैं। और ये पेंटिंग एक आप बता रहे हैं, एक पेंटिंग 5,000 10,000 बिकती है दिल्ली में। आप जाके उस एग्जीबिशन में देखो, आप किसी कलाकार के पेंटिंग के रेट का पूछो, तो उसमें आपको अनुभव होगा कि हम कलाकार के पास आए हैं, उसी कलाकार का या किसी अदर कलाकार का कितना हम ये मानते हैं। वहाँ स्टॉल चार्ज, खर्चा, हर चीज़ लगता है, लेकिन इतना थोड़े बेनिफिट होता है, इतना थोड़े होता है। हाँ है
इसमें भी था। आज के डेट में भारतवर्ष में कोई नहीं पैदा लिया। हमारा 50 के आसपास एज होने वाला है। हम बहुत सारा इंटरव्यू दे चुके हैं, बहुत पदाधिकारियों से मिले हुए हैं, लेकिन ऑनेस्ट आज के डेट में एम्बेसी जो हैं उसके पास में था। उस समय भी था, अभी भी है। दादी सब के समय में एक अमेरिकन थे, वो एक प्रोफेसर थे, राइवंस ओवेंस। 1964-65 के आसपास में वो दादी जितनी महान कलाकार सब थी, उस समय में अवार्ड भी नहीं मिला था, लेकिन उस सब से पेंटिंग बनाया। कोई किसी से 30 रुपये, किसी से 35 रुपये, किसी से 25 रुपये, एक हैंडमेड का। और वो अपने वहाँ पर म्यूजियम में लगाया। म्यूजियम उसका था बड़ा, सब पेंटिंग। 92 में जब उनका लास्ट हालत होने लगा, तब उन्होंने सोचा कि वहाँ पर तो है लड़का हुआ आपका बड़ा, तो आप उसका अलग है रहना, पत्नी का अलग रहन सहन है, जो बूढ़े हैं वो अपना अलग रह रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम तो बहुत कमाए, लेकिन ये कलाकारों का धरोहर है, हम इतना रेट में लिए हैं। उस म्यूजियम को बेच डाला अपने फ्रेंड के हाथ से। उसके बाद वो क्या किया, तो उसके दिमाग में आया कि पैसा लेके हम करेंगे क्या, मान लीजिए हम छोड़ देंगे या किसी संस्था को देंगे, क्यों नहीं हम कलाकार से जिससे हम 30 रुपया में पेंटिंग लिए हैं, उसके यहाँ जा कर के हम इस पैसा, एक पेंटिंग का इतना पैसा रिटर्न करें। 1992 में वो यहाँ आ कर के जितने कलाकारों से पेंटिंग लिया था, वो सब उनका सब अपना था। उसके पास में म्यूजियम का खर्चा, हर चीज़, उसका इतना बेनिफिट सब काट करके जो 30 रुपया में पेंटिंग लिया था, उसका रिटर्न किया एक पेंटिंग का 60,000 रुपया। एक पेंटिंग का 60,000 रुपया दिया वो। ऐसे करके जिसका 2 पेंटिंग था 1,20,000 रुपया दिया। उसकी ईमानदारी देखिए, आज तक कलाकार उसका नाम लेते हैं। हमारे देश में तो ऐसे नहीं है, हमारे देश में ऐसे सोचने वाले नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल के तहत इस गांव में मास्क बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। तो ये मास्क आप यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं इसका भी? सर लगभग 50 कलाकार इस पे काम कर रहा है, जो कि हम लोग पहले तो अपने 50 पीस जो है बना करके रखे थे मास्क, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो कहीं तो जाना है नहीं, तो बना करके रखते हैं। घर पे जो आएगा थोड़ा बहुत हो सकता है बिक जाए या खुद पहनेंगे, इसके लिए बनाए थे। लेकिन जब से मन की बात में नरेंद्र मोदी ने मास्क का लोकल फॉर वोकल पर में प्रचार किए, तो हम लोगों को हुआ जो हो सकता है गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, गवर्नमेंट लेंगे मास्क। उसका सुने जो अभी बिहार इलेक्शन है, उसमें चिराग पासवान भी उसका किए थे जो हम इतना लेंगे, तो हल्ला हुआ। हम लोग जो है सो सोचे जो इस पर कुछ इन्वेस्ट किया जाए, तो हम लोग जो है कपड़ा लेकर के बनाना शुरू किए। रीज़न ये है जो लगभग 5,000 पीस मास्क हमारे पास बन के रखा हुआ है, एक पीस कहीं भी नहीं अब बिक रहा है। कोई लेने नहीं आया? कोई अभी तक कहीं से कोई नहीं लेने के लिए आया। 50-100 पीस जो है सो बाहर से ऑर्डर आया था, उनको हमने जैसे 10 पीस 5 पीस करके दिया। वो भी पहले का हमारा कस्टमर था, उसको फ़ोन करके जो सर कुछ मास्क ले लीजिए, कुछ मास्क ले लीजिए, तो उन्होंने लिया। उसका अभी तो जैसे लगभग 4 महीना से कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो आप किसी अधिकारी के पास, किसी नेता के पास नहीं गए कि भाई मोदी जी ने कहा है मास्क के लिए? गए, हमारे विभाग से हम लोग जो सो मतलब DCH से, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं, उस विभाग में गए, अपने AD साहब को बोले जो कुछ इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो नहीं, गवर्नमेंट तरफ से तो ऐसा कुछ फंडिंग नहीं है जो हम आपसे लेंगे, वो बोले। बिहार सरकार के पास भी गए उद्योग विभाग, जो आप ही ले लीजिए। तो नहीं, हम लोगों में भी कुछ ऐसा जानकारी नहीं है, और नहीं फंड है, नहीं पैसा है, तो हम लेंगे कैसे, वो लोग जैसे बता दिए। कितना पैसा लग गया आप लोगों का? इसमें लगभग 40,000 रुपया 50,000 रुपया इन्वेस्ट है हमारा। निकला कितना? लगभग 3-4 हज़ार कमाए हैं इसमें, और 6 महीना से जो काम किए हैं वो अलग पेंटिंग बनाने में। नुकसान ही हुआ एक तरीके से। हाँ हाँ, मोदी जी ने घोषणा कर दी पर उसके आगे कुछ हुआ नहीं हुआ। बहुत ही आशा के साथ हम लोग सोचे थे, जो मोदी जी घोषणा किए, हो सकता है गवर्नमेंट ही कुछ ले ले, क्योंकि इलेक्शन है। वैसे भी अरब रुपया खर्चा होता है प्रचार प्रसार पर में। तो अगर मिथिलांचल में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार का ही मास्क वितरण कर दे तो अच्छा रहेगा, कलाकार को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें तो किसान को भी जो है सो सर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, या आम पब्लिक को भी 500 रुपया करके दिया गया। एक ही ऐसा कलाकार है जो कि आर्ट को बचाने के लिए पूरा जीवन इसमें झोंक देता है।
अपने देश के नाम के लिए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं, गवर्नमेंट के तरफ से कुछ नहीं हुआ है जो कि कलाकार को भी कुछ मदद किया जाए। थोड़ा हमें मिथिला पेंटिंग्स के बारे में बताइए। मिथिला पेंटिंग जो है ना 4 प्रकार का होता है। आप देख रहे होंगे जैसे एक भगवान वाला होता है, जैसे कि ये है, उसमें राम सीता कृष्ण राधा शिव पार्वती रामायण महाभारत इसके ऊपर जो पेंटिंग बनता है वो मिथिला पेंटिंग कहलाता है। दूसरा जैसे कि एक ये है लाइन पेंटिंग होता है जो ट्री ऑफ लाइफ, जिसमें कलर नहीं होता है, सिर्फ कचनी का काम होता है, वो लाइन पेंटिंग होता है। तीसरा है एक ये गोदना पेंटिंग टैटू आर्ट्स है, जो कि ये टैटू आर्ट्स है। और एक तांत्रिक पेंटिंग होता है, और इसका भी जो तांत्रिक पेंटिंग में होता है क्या, जो काली जैसे बना हुआ है, तो काली का 10 रूप बनता है, विष्णु का 10 रूप, उस पर जो है सो विष्णु का जैसे कौन सा रूप में कौन सा तंत्र का सिद्ध किया गया है वो मतलब यंत्र बनता है इस सब के ऊपर। और इसमें भी जैसे पहले जैसे व्यक्ति विशेष के हिसाब से पेंटिंग बनता था। मिथिला पेंटिंग जैसे सामान्य कास्ट होते थे बड़े लोग, वो बनाते थे भगवान वाला। गोदना पेंटिंग बनता था, वो जो है सो मतलब हरिजन कास्ट के लोग बनाते थे। तांत्रिक पेंटिंग जो बनता है वो जो है सो मतलब हमारे गांव के बगल में हरिनगर गांव है, जो कि तांत्रिक परिवार से बिलोंग करते हैं वो लोग बनाते थे। और लाइन पेंटिंग जो है वो पहले जो है सो रांटी को माना जाता था, रांटी और रसीदपुर जो मतलब लाइन पेंटिंग बनाते हैं। अब जो है हमारा घर जितवारपुर है, हम भी बनाने लगे हैं उससे मिला जुला पेंटिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। यही 4 प्रकार का पेंटिंग मिथिला पेंटिंग बनता है। तो ये आपने देखी बिहार की मिथिला पेंटिंग्स के लिए मशहूर, उसके गढ़ माने जाने वाले गांव जितवारपुर की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो यहाँ पर जो हमें कला दिखी, कलाकृतियाँ दिखी, कलाकार दिखे, पर जो कमी दिखी इच्छा शक्ति के नेताओं की वो नज़र नहीं आएगी। जो काम यहाँ रुके हुए हैं वो पूरे होते हुए नज़र आएंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।